अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। हमारे साथ प्रोग्राम में एतजाज़ एहसन साहब और सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले आज इद्दत केस का फैसला आया, वो आपने देखा होगा। ये इद्दत केस जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बनाया गया था, उसमें जो ट्रायल कोर्ट से 7 साल कैद की सज़ा जिन जज साहब ने सुनाई, उन पर हैरत की जा सकती है और हैरत हो सकती है उन पर, और उसके अलावा कुछ हैरानी से ज़्यादा परेशानी है कि यार इस तरह के मामलात, इस तरह के शर्मनाक केस के अंदर सज़ा दे दी। और शर्मनाक और गलीज़ मैं इसको कहूँगा इस वजह से कि इस तरह के मामलात हमारी एक तो सोसाइटी का मामला है, यहाँ पे ख़वातीन से इस तरह की बातें पूछी नहीं जाती। कुजा ये कि भरे कोर्ट रूम के अंदर 70 लोगों के सामने इस तरह की बातें की जाएं, किसी सवालात पूछे जाएं, और उसकी बाबत जो आज सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल पहले भी दी और आज भी जो फाइनल उनके दलाइल थे, उसमें बात ये थी कि शरीयत कोर्ट के भी इस हवाले से फैसले मौजूद हैं कि इद्दत के मामले में जो खातून बताएगी उसी को हतमी तसव्वुर किया जाएगा। इस हवाले से फतवे भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये केस बनाया गया। और खैर एक शर्मनाक बाब था और एक अखलाकी पस्ती की दलील है हमारी सियासत के अंदर जो ये केस था। अच्छा हुआ कि इस केस के अंदर सज़ा कलअदम हो गई, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मुझे यूं महसूस होता है कि ये केस बनाया क्यों गया था। सबसे पहले जहन के अंदर ये आती है कि आपको याद है ना कि सज़ा कब हुई थी भला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम बाजवा साहब, गुज़िश्ता रोज़ दो, अगर आप देखें, एक केस कल और एक आज, 2 केस बड़े पीटीआई को रिलीफ मिले हैं। बाजवा साहब, बात यह है कि वैसे आपको साहब कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मुल्क में रहने के लिए जो जितने भी बाजवे हैं मुझे अकबर कह लिया, उनको साहब कहना चाहिए। नहीं, आप अकबर कह लिया। लिहाजा इंतहाई काबिल एहतराम अकबर साहब, आपको 3-4 बातों पे गौर करना पड़ेगा। पहली बात आपको ये देखनी पड़ेगी कि अब मैदान में ताकत का मुजाहरा करने का वक्त आ गया है बाजवा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब सबका वक्त आ गया है। गल वध गई है मुख्तारिया। अब सिर्फ ये नहीं है कि ये 2 रिलीफ मिल गए, मिठाइयां बढ़ गई और बात खत्म हो गई। आपको 3-4 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट अगर आप देखें तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक से क्यों ना शुरू कर ले। तहरीक लब्बैक ने आज क्या कहा है? धरना जी, लॉन्ग मार्च, मुजाहरे, मुल्क स्टक, उसी तरह जो पुराने एतवार में बातें चल रही थी फिर उसी तरफ आप जा रहे हैं। एक बात फिर आप अगर आप गौर करें, हालांकि कुछ अर्सा पहले फैजाबाद पुराने धरने का फैसला आया, चीफ जस्टिस साहब अभी भी वही हैं। हाँ, एग्री। दूसरा, आप आलिया और उज़्मा की बात, अदालत उज़्मा की बात कर ले। अगर आप अदालत उज़्मा की बात करते हैं तो आपको जितने भी रिलीफ मिल रहे हैं, ये सारे के सारे रिलीफ एक तरफ है। नहीं, उससे पहले भट्ट साहब एक मिनट, आप उससे ना बिल्कुल आप निकल के दौड़ गए कि वो जो फैजाबाद पे तहरीक लब्बैक जो धरना दे रही है, इस पर आपके ख्वाब में कोई बाबा जी नहीं आए? उन्होंने कोई इस बार नहीं, मैं अकबर भाई, मैं आपसे उस टॉपिक पे बात नहीं करता। रात को मुझे बाबा जी का फोन आ गया था, उसने कहा एक तो मुल्क की बेहतरी के लिए आपको खबरें देते हैं, ऊपर से अकबर और आप मिलकर लाइव शो में गुफ्तगू करते हैं कि दाढ़ी है या दाढ़ी नहीं है। पाई दाढ़ी की बात आज नहीं, मैं तो वैसे कह रहा था, बाबा जी अगर फोन कर सकते हैं तो फिर ख्वाब में आने की उनको क्या जरूरत है? अब ये तो डायरेक्ट हो गया आपका राब्ता। मैं नहीं बात करता भाई, बात सिर्फ ये है कि आप ये देखें कि 2 रिलीफ मिलने के बाद, और भाईजान ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट होती है, बहुत बड़ी कोर्ट है। बट साहब ये रिलीफ नहीं है, इसको रिलीफ ना कहीं, बाइज्जत भरी हुए हैं और इसमें बनता था, हो गया ना। केस इस किस्म का था कि हर बंदा, इवन जो सियासी मुखालिफ है इमरान खान के, वो ये कह रहे हैं कि यार ये बड़ा फजूल घटिया बेहुदा केस बनाया हुआ था। अच्छा, फिर रिहाई करा लो। फिर ATC अदालत से सनम जवेद हो गई है ना, सनम जवेद गुजराला को ले गई है FIA लाहौर। लाहौर से पुलिस इस वक्त रवाना है। अभी मोटरवे पे मेरी एक शख्स से बात हुई है, वो मोटरवे पे जा रहा है, लाहौर पुलिस वो जा रही है जनाब, नैब आपको बुशरा बीबी को पकड़ने फिर जा रही है। इस तरह अदालतों से जमानते बाजवा साहब नहीं मुमकिन, इस तरह मसाइल का ये हल नहीं है। अभी आपका मतलब है कि इंसाफ के मुताबिक किस कोई तवक्को ना रखे इंसाफ की, और कानूनी एतबार से सादा मतलब जो केस बनता है कानूनी दलाइल के साथ लड़के उनमें से बरी होने की कोई तवक्को न रखे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं ये कहना चाह रहा, मैं कहता कानून के मुताबिक। अच्छा, जो कानून का फैसला कर रहे हैं, फिर ये कानून का फैसला हुआ, कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, वो लंदन, अमेरिका, UNO, सारी कहानी हमने रिपीट की हुई है। अब आप ये देखें कि 2/3 मेजोरिटी की कहानी है, रिलीफ PTI को मिल गया है। आप जनाब मिठाइयां बांट रहे हैं, PTI को रिलीफ मिल गया मखसूस नशिस्तों का। जरा डेप्थ में जाएं बाजवा साहब, ये 2/3 मेजोरिटी मिलने के बाद किसको 3 साल की रिलीफ मिलनी थी? क्या मेरे काजी फायजी साहब
वो वैसे तो तरदीद कर चुके हैं, उन्होंने कहा मैं ख्वाहिशमंद ही नहीं हूँ जी ये एक्सटेंशन लेने का, लेकिन सवाल ये नहीं है सिर्फ फैसला नहीं करना भट्ट साहब, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव भी करना है उसको कि आपने किसी किस्म की प्लानिंग की थी, आप रियासत के खिलाफत पर उकसा रहे थे लोगों को। और एक ब्रेक है छोटी सी, लेकिन जाते जाते ये जो इद्दत का केस बनाया गया था इलेक्शन से बिल्कुल पहले, उसकी वजह एक ही नजर आ रही थी और वो ये थी कि किसी तरह से एक जाती इमेज जो है, किसी शख्स का इमेज, और इस केस के अंदर इमरान खान का इमेज वो खराब किया जाए। लेकिन इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया, जो वोट लोगों ने दिए 8 फरवरी को, वो आप सबके सामने है। कितना असर हुआ उसका ये भी आप सबके सामने है। बल्कि नून लीग के कुछ रहनुमा, जिसमें जावेद लतीफ साहब तो ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई है, कि इस तरह का केस बना के लोगों की हमदर्दियां और ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ हो गई और ये उनको सहूलतकारी की गई। कोई उनसे पूछे कभी किस किस्म की सहूलतकारी की गई, मैं इसको खैर इतना संजीदा नहीं लेता इस बयान को, लेकिन मकसद जो था वो इससे पूरा नहीं हुआ। एक छोटी सी ब्रेक है, देवदास। वेलकम बैक जी। इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा तो कलअदम हो गई, लेकिन यह भी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में एक अजीब सा मजाक है कि सबको पता था कि किसी ना किसी और केस के अंदर गिरफ्तारी डाली जाएगी और उस पर जो वजीर आजम के सियासी मुआविन है राना सनाउल्लाह साहब, ही मेड नो बोन्स अबाउट इट। उन्होंने बिल्कुल इसको कोई छुपाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कहा ये बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे किसी और तरह से हो। अच्छा, वो तो अपनी जगह पे होता अगर हुकूमत कर रही होती। ये कहने को एक इंडिपेंडेंट इदारा है नैब, जिसने बुशरा बीबी की और इमरान खान की एक और तोशाखाना केस बना के उसमें गिरफ्तारी डाली है, कुछ और घड़ियां निकाल के ले आए और फिर वही बेज़ाब्तगियां के इस रूल को फॉलो नहीं किया गया और इस रूल के साथ ही मामला। वो खैर इस सब पे बात करते हैं। हमारे साथ चौधरी एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया है। एक तो सर ये नैब ये कर रहा है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब पे, जरदारी साहब पे गाड़ियां लेने के मुकदमे हैं और वो ये कि वो ले ही नहीं सकते रूल्स के मुताबिक, वो नहीं केस चल रहे बिल्कुल भी। सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब अभी भी इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी तरफ हम गिला करते हैं यूनाइटेड नेशन से या अमेरिकी कांग्रेस से कि आप हमें मुल्क में रूल ऑफ लॉ एनफोर्स करने का क्यों कहते हैं, मुदाखलत करते हैं। मजाक तो हम अपना खुद बनवा रहे हैं फिर पूरी दुनिया में। अकबर, इसमें एक बात जो आपको मैं बताऊं, जो इस वक्त अभी सीरियसली ली नहीं जा रही, वो ये है कि ये जो केस है जो आज जिसमें ब्री हुए इमरान खान और बुशरा बीबी जी, ये यहाँ नहीं खत्म होता। इसमें हकीकत में एक हदूद ऑर्डिनेंस जो 4 हदूद ऑर्डिनेंस थे और जो उसमें जियाउल हक ने लगाए थे और जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब है उठा लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, और 8th अमेंडमेंट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो आई थी और उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिलता रहा। उनमें से एक ऑर्डिनेंस है, एक तो था ना प्रोहिबिशन शराब के बारे में, एक ये थेफ्ट के बारे में, हाथ कत्ल या ये कज़फ के बारे में था, एक कज़फ का जो ये तो इस पे साथ ही केस हो जाना पर बन जाना चाहिए उस पे खावर माने का। ये तो उसके और उसके सबूत के बड़े पैमाने उतने ही सख्त हैं जितने कि उसको अपनी बेगुनाही अगर साबित करनी है। एक केस में आप इल्जाम लगाते हैं ज़नाकारी का और वो साबित नहीं कर सकते तो आप पे लियान भी शरण लगती है और 80 कोड़े आपको कज़फ में भी पढ़ने चाहिए जो कुरान में लिखे हैं। अब ये तो कुरान में लिखा और शरा उस शरीयत को हमने उसको अडॉप्ट करके और अंग्रेजी में उसकी करके ये हदूद ऑर्डिनेंस जो है कज़फ का जी ये इसके तहत लगता है। अब तो उस तरफ मूव करना चाहिए, ये उधर नहीं जा रही रियासत और उसका ख्याल ही नहीं है। उन्हीं को पकड़ रहे जिनको पहले पकड़ा और जो इसका सारा बयान झूठ पे मबनी साबित हो गया क्योंकि अक्विटल हो गई है जो इसने और इल्जाम ऐसा लगाया था। ऐसे इल्जाम को, ज़नाकारी के इल्जाम को डिस्करेज करने के लिए
कि यूं ही आदमी लगाता रहे और एक खातून को और एक मर्द को बेवजह सजा होती रहे या उनको तकलीफ हो और उन पे तोहमत हो। इस पे इस्लाम ने एक रखा हुआ है, इस पे एक मतलब एक रुकावट रखी कि इसको आदमी यूं ही विदाउट एनी रीजन ये ना लगाए इल्जाम। और इस पे तो इस कदर साबित होता है खाबर मानिका पे कि खाबर मानिका ने खुद 6 साल पहले जब तलाक हुई थी, इसका बयान है कि इस जैसी पाक दामन और पार था खातून मैंने कभी देखी नहीं। अब वो 6 साल पहले तो पारसा और पाक दामन थी, 6 साल बाद क्या होता है? 6 साल आप कुछ भी नहीं कहते उसके किरदार के बारे में, और 6 साल बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप 2 महीने गिरफ्तार रहते हैं, वापस आते हैं तो आपका वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। और सब इसमें एक रहनुमाई कीजिएगा छोटी सी, ये ओन चौधरी ने भी इसमें गवाही दी हुई है, तो फिर इसका मतलब ओन चौधरी पे भी हद कज़फ लग सकती है साहब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे ने जिससे गवाही दी है क्योंकि झूठा साबित हो गया। सही, केस ही झूठा साबित हो गया। मतलब 80 कोड़े लगने चाहिए और कुरान के मुताबिक इनकी आइंदा गवाही कभी ना मानी जाए। इसमें कौन मतलब मुद्दई कौन बन सकता है जर साहब? ये तो मुद्दई वैसे तो इसमें रियासत को होना चाहिए, मुद्दई स्टेट वर्सेस। नहीं, रियासत तो दूसरी तरफ से थी ना। पर ये कोई भी इससे तो कोई शय भी बन सकता। ठीक, एक जुर्म हुआ है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अगर कत्ल हो जाए या किसी को बड़ा जख्मी कर दे कोई, तो मुद्दई तो कोई कार के नीचे कोई ले आता है आदमी को, उससे कार चढ़ा जाता है, वो जख्मी हो जाता है, कार वाला भाग जाता है, जो भी वहां खड़ा है उसकी मुद्दईयत में हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और ये सबने देखा ही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जौहर साहब, वो नैब वाला जो आपसे पूछा था कि मतलब ये हम अपना मजाक तो खुद ही बनवा रहे हैं, और ये सबको पता है कि मतलब ये केस ना तो उसके अलावा 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत मनसूख, JIT की सरबराह उधर पहुंच गए, वो अब उसमें गिरफ्तार कर लेना है, अजीब और गरीब सा मजाक बनाया हुआ है। और पता सबको ये कि कानून के मुताबिक फैसले आए तो बरियत हो जाए, लेकिन नहीं होने देना हमने बरी, हमने सोच के रखा हुआ है, हमने रखा है कि अंदर ही रखना जितनी देर तक हो सकता है। आपको क्या लग रहा है ये कब तक अंदर रख पाएंगे? यूं ये उससे खौफजदा है, ये उनसे इमरान से खौफजदा है। ये जितनी नून लीग है वो तो बिल्कुल उनसे डरती है, उससे, और उसका कद बढ़ाए जाते हैं। उसका कद इन्होंने कुछ 100 फुट का कर दिया और खुद किया है उसकी। वो तो अगर इलेक्शन लड़का अपने टेन्योर पूरा करके, तो PTI को तो बड़ा नुकसान होता मेरे ख्याल में। हमारी उसमें राय ये थी जी PTI काफी अनपॉपुलर हो रही है। एब्सोल्युटली। पर इन्होंने उसका कद 100 फुट कर दिया, अब उससे और डरते हैं। फिर जब और खौफ आता है उनको कि ये बाहर आ गया तो क्या करेंगे, फिर और मुकदमे बनाते हैं। जब आप मुकदमे बना ही डाली रहे हो तो वो बड़ी जल्दी पता लग जाता है। अब इस वक्त अवाम इनकी कोई बात मानने कोई तैयार नहीं। खान मतलब है इस वक्त उसका इतना कद कर दिया है, उसकी इतनी उसका हर्फ को इतना इन्होंने कर दिया, उसकी बढ़ाए जा रहे हैं, रोज बरोज वो बढ़ाए जा रहे हैं। बट साहब आपको पूछना चाह रहे हैं, फिर ये डरते हैं मुझसे। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम एतजाज हसन साहब, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने चीफ जस्टिस साबिक जस्टिस गुलजार वाली बात की है, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि इमरान खान के केसेस में काजी फायज ईसा को नहीं बैठना चाहिए। अब खान ने खुद भी ये बात आज की है कि अखलाकी तौर पर मेरे केसेस में काजी फायज ईसा को नहीं बैठना चाहिए। चौधरी साहब, पूछना आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि सियासतदानों को इस तरह की मादर पिदर जो आज़ादी है वो दे देनी चाहिए। कल को फिर सभी कह देंगे, या आप इसको समझते हैं ये बड़ी जायज़ सी बात है, और अगर जायज़ है तो क्यों जायज़ है? मैं आपको ऐसे बता रहा, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ, और मैं कुछ 3 महीने से
ये कुछ 6-7 महीने से तो जनरली कह रहा हूँ, पर एक तारीख, जिस तारीख को जिस दिन काजी फायद ईसा ने खत लिखा ब्रिटिश हाई कमिश्नर को, उस दिन से तो बिल्कुल ही वाज डिस्क्वालिफाइड टू सिट ऑन द बेंच। देखिए उसमें के तो खत में क्या है, एक उसने खातून ने, जेन मैरियस ने, एक लाहौर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें उसने ये कह दिया है कि हमें बड़ी तशवीश है कि इस किस्म के फैसले भी हो रहे हैं। अब ये उसने बेसिकली ये कहा। अब काजी साहब ने उसको खत लिख मारा है कि तुम होती कौन हो ऐसी बात करने वाली। अव्वल तो ये मैंने जो फैसला दिया बिल्कुल दुरुस्त दिया, तो इसमें इसके फला 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 इसके बुनियादें हैं मेरे फैसले की। तो आप कौन होती हो बात करने वाले? आपने मुसद्दक को 1953 में जब हटाया, उसको मारा, उसकी जगह शाह को लेके आए। आप कौन होते? आपकी क्या हैसियत है बतौर एक हाई कमिश्नर ऐसी मुल्क की, ऐसी कौम की जिसने मुसद्दक को भी मारा, जिसने फलां काम भी किया? अब ये एक चिड़ में लिखा हुआ खत है। फिर उसको यही नहीं कि उसको लिखा, उसकी कॉपी आप जनाब ने किसको भेजी? 2 कॉपियां। उनको कोई पता ही नहीं, जो भेजी जिनको इस कंट्रोवर्सी का ही पता होगा कि हमारे हाई कमिश्नर ने क्या क्या है या क्या किया है उसने। वो एक कॉपी भेजी टू दी लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड, वह खातून चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड, और दूसरी दी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके का जो चीफ जस्टिस है। वो 4 रियासतें हैं, एक इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसको भी भेजी, और उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स पहले होता था अब वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस को। जब काजी साहब ने एक अपने फैसले को जो अभी मुतनाज़ा है और फुल कोर्ट में उस पर बहस होनी है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर, उस फैसले की बुनियाद पे जिसमें आपने निशान ले लिया पीटीआई का, और उस पीटीआई का आपने निशान ले लिया, और इलेक्शन कमीशन ने उस आपके फैसले की वजह से पीटीआई को बिल्कुल पार्टी खत्म कर दिया कि पार्टी ही नहीं तस्लीम करते। तो उस फैसले ने अभी देर बहस है वो फुल कोर्ट में जी, और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं इस तरह। एक तो ये वजह थी कि आपको नहीं बैठना चाहिए, दूसरी वजह ये थी कि काजी साहब ने ये कितनी पब्लिक बहस चलती रही, कितनी पब्लिक बहस, हर रोज आ रहा है, हर एंकर बात कर रहा है कि जी ये अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल गई सुन्नी इत्तेहाद नहीं गवर्नमेंट नवाज को, तो फिर ये एक तरमीम होगी आइन में जिसमें इनकी मियाद भी बढ़ाई जाएगी। अब इन्होंने कोई, मेरे इल्म में नहीं है कि इन्होंने कोई तरदीद की हो, वरना बंदा कहता है जी मैं अगर फैसला ये हक में भी हो गया तो मैं ये मियाद अपनी बढ़ाने वाला नहीं है। नेक्स्ट चीफ जस्टिस से तुम्हारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक, और इंटरेस्ट अपना। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज ये बताइएगा, कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें 15 दिन दिए गए, वो 41 लोग हैं जो अब बयान हल्फी जमा कराएं कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से मुंतखब हुए हैं, उस पर एक ये इस्तदलाल सामने आ रहा है, हुकूमती वज़रा की बात कर रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि डिक्लेरेशन जो एक दफ़ा आपने दे दिया कि आप आज़ाद मुंतखब हुए थे और उसके बाद आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, आप उसको अब तब्दील नहीं कर सकते बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि अगर आपने नया एफिडेविट जमा कराया तो फिर आप वैसे ही इलेक्शन कमीशन आपको डी-सीट कर सकता है। आपकी राय इस पे क्या है? ये जो नुक्ता वो लेके आ रहे हैं। देखिए पहला जो कुछ हुआ
जो कुछ ये कल के फैसले तक हुआ जी, अब उसके बाद जो होना है आगे कि कोई एफिडेविट देगा तो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि नहीं, हाँ। अभी तक जो हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को एज अ पार्टी रिकग्नाइज ही नहीं किया। ये रिकग्नाइज ही नहीं किया। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में भी कहा है ना कि ये हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया। एक्चुअली मिस इंटरप्रेट नहीं किया, मैं वैसे इस फैसले पे नहीं पढ़ता, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो उन्होंने किया। पर अब वो सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया। हमने तो कहा निशान ले लो, हमने ये तो नहीं कहा कि पार्टी खत्म हो गई। आपने किस तरह पार्टी को तस्वर कर लिया कि पार्टी खत्म हो गई, और जो भी पीटीआई का कैंडिडेट है वो दरअसल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। अब देखें, ये बैकग्राउंड देखें ना। बिल्कुल। अब इसमें जब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को रिकग्नाइज ही नहीं किया, उसको पार्टी नहीं समझा, उसके कैंडिडेट जो हलफ दे रहे हैं कि हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं, उनको उन्होंने आजाद कहा कि आप आजाद हैं, आपको हम पार्टी का कैंडिडेट ही सर। अब वो जब इसके बाद एफिडेविट देगा फॉर इंस्टेंस कि मैं पीटीआई का हूँ और मैं सुन्नी इत्तेहाद का नहीं हूँ, तो सुन्नी इत्तेहाद वाला एफिडेविट उसका बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं चलेगा, क्योंकि एक मकूला है, नो मैन कैन बी प्रेजुडिस्ड बाय द कोर्ट, कि अदालत के फैसले से कोई किसी को प्रेजुडिस हो तो वो उसको अदालत के फैसले, अदालत अगर सजा देती है या वो कुछ तो है, पर अदालत अगर कोलैटरल बात से कोई हाशिए में जो बात लिखी जाती है उससे अगर कोई अदालत कह दे कि जी इसको तो फांसी होनी चाहिए थी और मैं वो जा रहा हूँ केस बरियत का या कुछ, तो गलती अगर अदालत से हुई है उसका नुकसान किसी शहरी को नहीं हो सकता। लेकिन चौधरी साहब, कथा कलामी की माजरत, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी भी और लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल एक बयान आया। अब सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन आगे से इट हैड द गॉल टू से कि हमने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, बिल्कुल ठीक की है। अगर वो ये कह सकते हैं तो फिर बाद में वो कहें कि जनाब बयान हल्फी एक आया था, उस वक्त झूठ बोला था या अब दोबारा झूठ बोला जा रहा है, चाहे अदालती हुक्म पे है। तो ऐसे लग रहा है उनके इरादों से, उनके तेवर से, और हुकूमत का भी वही तेवर बता रहे हैं कि वो उठा के कहें कि जनाब इनको डी सीट, अब इन सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन कराते हैं, 41 सीटों के ऊपर करने को कर तो सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। इलेक्शन कमिश्नर का तो एक ही इलाज है, और वो इलाज ही नहीं है, वो बरहक है कि इस पे मुकदमा चला के और इससे जिस तरह इसमें जो फाउल किए हैं, इसमें मैं एक तो आपको अर्ज करता हूँ जी, इसको मुकदमा चला के और इसको हथकड़ी लगनी चाहिए। ये मैं आपको सीधे कह रहा हूँ, बहुत दफा कह चुका हूँ, बहुत दफा कह चुका हूँ। अब इसमें देखें, इसका पहला जुर्म आर्टिकल 118 और 122 ये कहते हैं कि जब कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो उसका जो एक तरह चीफ एग्जीक्यूटिव है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। फिर सारी एडमिनिस्ट्रेशन को लाजिम है कि उसको ओबे करे। अब आप देखते हैं कि असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, खैबर की और पंजाब की। आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने, वो लिखा अल्फाज है नॉट लेटर देन 90 डेज। बिल्कुल, ये नहीं कि विद इन 90 डेज। आइन के अल्फाज है नॉट लेटर देन 90 डेज इन आर्टिकल 105, नॉट लेटर देन 90 डेज। अब 90 दिनों में आपने इलेक्शन कराने, आप कराते ही नहीं, और आइन कहता है कि जिम्मेदारी आपकी है। आप उस गवर्नमेंट को 90 दिन तक तो चलो वैलिड है, 1 साल और चलाने देते हैं दोनों हुकूमतों को। दोनों इलीगल हैं, दोनों बेरूपी हैं, दोनों के कलम में वो स्याही नहीं है जो कि लेजिटिमेट ऑर्डर्स कर सके, और आप उनको पूरा साल एक और देते हैं। इलेक्शन कमीशन, ये जो नेशनल असेंबली की इलेक्शन है
इसको भी आप टूल देते हैं और एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। किस तरह आप ये कर सकते हैं? ये आपका जुर्म है। बहरूपियों को आपने बिठाया है, इसका इसकी सजा। सर काश के हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे होते जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता और जहाँ पे आइन के मुताबिक मामला चल रहे होते। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बल्कि आपने तो पिछली दफा ये भी फरमाया था कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर, जो उन्होंने काम किए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया बहुत सारी जगह के ऊपर। बहुत शुक्रिया। चौधरी एजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे। चंद एक दो रोज़ पहले इमरान खान साहब ने भी कहा कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही अब आगे बढ़ने का वाहिद हल है। उसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने देखा, फिर उसके बाद अब जो ट्रिब्यूनल्स में मामला बन सकता है, फॉर्म 45 तो सारी तहरीक इंसाफ वाले लेके घूम रहे हैं ना, और अगर उन्हीं फॉर्म 45 के मुताबिक मामला चल पड़े आगे तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब इलेक्शन, नया इलेक्शन, क्योंकि ये वाली हुकूमत तो पीटीआई लेना नहीं मंजूर करेगी, आपको नजर आ रहा है आगे? बाजवा साहब, इलेक्शन आप कौमी इंतखाबात की मेरा ख्याल है बात कर रहे हैं। जी जी। कोई इलेक्शन को मजाक है, कोई गुडी गुडे का खेड़ है? इलेक्शन कमीशन की अगर जरा डिटेल जरा थोड़ी सी चेक कर लेना तो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आम इंतखाबात 2024 48 अरब रुपया खर्च किया गया। इसी रिपोर्ट को फिर पढ़ लें, असेंबलियों के इंतखाबात पर 1 खरब 52 अरब रुपया, यानी दोनों को मिक्स कर लें। मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं इतना पढ़ा हुआ, लेकिन इतना पता है कि 1 खरब 4 अरब। सही यार पैसे एने बड़े, मैं तो कभी देखे नहीं। भाई साहब तुसी देखे होने नहीं? नहीं, मैं बड़ी दफा सुने हैं, बहुत दफा सुने। नहीं सुना, पता क्या है, सुना ये है कि ये अशराफिया अपनी अयाशियों में, अपने आप को सब्सिडी देने में, अपने आप को मुराद देने में इससे भी ज्यादा खर्च कर लेती। इतने पैसे को अगर आसान जबान में आवाम में आपको बताऊं ना, तो पाकिस्तान की सेहत के लिए 2 साल जितने पैसे खर्च होते हैं ना, वो सिर्फ 48 अरब इलेक्शन ने, ज़राअत 1 साल, एजुकेशन 1 साल, लंबी डिटेल भी दे सकता हूं, इतने ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। उमर बशीर के साथ लूडो खेलता हूं ना, तो वो रफड़ डाल देता है और कहता दोबारा खेल। यार इलेक्शन है, दोबारा लूडो है कोई नहीं। आईने पाकिस्तान एक कागज का टुकड़ा है। फिर आईने पाकिस्तान के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर एक जो मेजॉरिटी पार्टी है वो हुकूमत अगर वो तोड़ देती है असेंबली, तो इलेक्शन होने हैं 90 दिन के अंदर। यार ये तो वही मामला आ गया जो पहले पंजाब और केपी असेंबली में नहीं। जितनी मर्जी रोटी खा लें आप फिर कहने दोबारा खानी है। और खुदा दा वास्ता है, इतने पैसे हम अफोर्ड नहीं करते, हमारे खाते में नहीं है। सही, इसको सिर्फ पैसों की वजह से। अच्छा, मुझे लग रहा था कि शायद मियां साहब को परेशानी हुई है, शायद इसी सारे मामलात की वजह से ये फॉर्म 45-47 वाला मामला कहीं खुल ना जाए। वो मरी बैठे हैं आजकल जाके। और भाईजान मरी नवाशी नु परेशानी, नवाशी बैठे हैं डूंगा गली, ठंडियां वावाम चिल मॉल, और तलब किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तलब किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और वहां हो रही है मीटिंग, और मीटिंग में हो रही है बातें क्या हो रही हैं? क्या सीधा सीधा फिक्र है। वो कह रहे हैं उनके दोस्त एक फर्द के 2 मुख्तलिफ हलफनामों पर अल्लाह को हाज़िर नज़र जान करके दस्तखत जायज हो गए। यानी मुल्क इस वक्त तरीके इंसाफ की हालत में है, और वो कह रहे हैं आपस में दोस्त नवाज शरीफ के कि अब आईनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल दिया गया है। नहीं भट्ट साहब, आप ये तो बताना कह रहे हैं। मुझे ये समझ आई है आपकी बात से कि छांगला गली में बैठ के नवाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट पूरे का ही रोल अज्यूम कर लिया कि वही आईन और कानून है, वो जो बताएंगे वो होगा, अदालतें बंद करते हैं, छांगला गली से फैसले करा लेते हैं। आप, मुझे तो लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, फैसले तो हमेशा छांगला और मांगला गली से तो इस मुल्क में होते रहे हैं, बड़े बड़े बंदे भी होते रहे हैं और डब्बों के डब्बे भी जाते रहे हैं। लेकिन इस दफा मैं आपको नाज़रीन खबर दे रहा हूं कि पीर के रोज मुस्लिम लीग नून का एक कट हो रहा है इसी छांगला गली में, जो बाजवा साहब फरमा रहे हैं, और उस कट के बाद एक एक करके जो हुक्मरान इत्तेहादी है वो भी आ रहे हैं। अच्छा। और अब नवाज शरीफ इस फैसलों के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं, और ये डू एंड डाई का मकाम बाजवा साहब अब आ गया है कि इदारों के खिलाफ एक दफा फिर खड़े होने का जो है ना उन मकाम आ चुका है आपके मुताबिक। और नवाज शरीफ साहब एक दफा फिर वो दोबारा, मतलब मुफ्त की लड़ाई, हर तरफ से रिलीफ आपको मिले, और उसके बावजूद आप ही जो है ना दोबारा एक महाजरा करने चल पड़े, ये कह रहे हैं आप? इस तरह मुमकिन नहीं है बाजवा साहब। ये जो कल फैसला आ गया, या आज फैसला आ गया, या अगले फैसले आ गए हैं, आप, मैंने आपको पहले भी कहा ना, फिर रिहा करा लो सनम जवेद को, रिहा करा लो बुशरा बीबी को, नहीं होना ना ऐसे मुमकिन। हम दोनों को बैठना है टेबल पर, फिर जाके हमारा फैसला होगा।
वरना इसी तरह लड़ाई दर लड़ाई। चलें, वो तो अगर आप कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ऑपोजिशन के साथ बैठना है तो फिर तो एक बात समझ आती थी। अपने के साथ बैठ के अगर अदालती फैसलों के खिलाफ जाना है और उस पर प्रेशर किस तरह से इदारों के ऊपर बनाना है तो फिर देख लेते हैं उसमें से क्या निकलता है। प्रोग्राम का टाइम खत्म है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।